नमस्कार दोस्तों, रीट की सुपर 15 सीरीज में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। और आज हम लोग फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं दोस्तों रेखा गणित को। जो भी बातें मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसको एकदम अच्छे से समझना। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा 8 मार्च शाम को 5 बजे मात्र 1000 फीस में बिल्कुल जीरो लेवल से ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है रीट लेवल 1 का। तो जो भी ज़रूरतमंद विद्यार्थी हो आप उन तक ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। स्थान रहेगा चामुंडा चौराहा, वेदांत एकेडमी, बाड़मेर। और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। भाइयों, इस रेखा गणित में मैं आपको टोटल 4 से 5 वीडियो के अंदर सारी बेसिक चीजों की थ्योरी तक समझाऊंगा भाइयों, और पूरा अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। इसलिए इन 4-5 वीडियो को समय रहते एकदम सही समय पर 5 बजे आकर डेली लाइव जरूर देखें। वापस इसकी पीडीएफ डाउनलोड करें टेलीग्राम चैनल से, ताकि आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो आज फिर मैं आपको कुछ और बेसिक बातें बताता हूं, और इन 4-5 बेसिक वीडियोस के बाद में मैं आपके सामने प्रश्न लेके आ जाऊंगा, महत्वपूर्ण 60 से 80 प्रश्न, जिसमें से एग्जाम में एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग कुछ और नई बातें सीख रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं तिर्यक रेखा किसको कहते हैं। तिर्यक रेखा किसे कहते हैं। तिर्यक रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो एक से अधिक रेखाओं को काटते हुए निकले। जैसे ये 2 रेखाएं हैं, दोनों को काटते हुए निकल रही है। देखो 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटते हुए निकली। एक से अधिक रेखाओं को काटते हुए गुजरने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। हो सकता है 2 की जगह 3 रेखाओं को काटते हुए निकले, तब भी ये कैसी रेखा कहलाएगी, तिर्यक रेखा, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन, और अपन का बात करते हैं जब 2 रेखाओं का एक तिर्यक काटती है। जब 2 रेखाओं को तिर्यक काटती, जैसे ये 2 रेखाएं हैं, रेखा ए बी, ये दूसरी रेखा है आपके सामने सी डी, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। 2 रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है, ऐसी स्थिति में कुल 8 कोण बनते हैं। 8 कोणों के अलग अलग नाम होते हैं। सबसे पहले इसमें से 4 कोण तो बाह्य कोण कहलाते हैं। बाह्य कोण कौन से? ऊपर वाले दोनों कोण बाह्य कोण कहलाते हैं, नीचे वाले दोनों कोण बाह्य कोण कहलाते हैं। टोटल बाह्य कोण कौन कौन से हो गए? 1, 2, 7 और 8। देखो 8 कोण आपको बनते हुए नजर आ रहे होंगे। 2 ऊपर, यहाँ 2 कोण नीचे, फिर से यहाँ 2 कोण ऊपर और 2 कोण नीचे। टोटल 8 कोण नजर आ रहे होंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। बाह्य कोण कौन कौन से कहलाते हैं? ऊपर वाले दोनों कोण और नीचे वाले दोनों कोण बाह्य कोण कहलाते। अंतः कोण कौन से कहलाते? अंदर वाले कोण। अंदर जो भी कोण है, जैसे कोण 3, 4 और कोण 5, 6, ये अंदर बन रहे हैं। अंदर बनने वाले चारों कोण क्या कहलाते? अंतः कोण। संगत कोण किसको कहते हैं? एक छोड़ के एक कोण, किसी भी तरफ, या तो लेफ्ट साइड में देख ले, लेफ्ट साइड में एक छोड़ के एक, और राइट साइड में एक छोड़ के एक दूसरे के संगत कहलाएंगे। कहने का मतलब एक छोड़ के एक मतलब एक का संगत कोण कौन सा है? 5। और 4 का संगत कोण कौन सा है? 8। इसी प्रकार 2 का संगत कोण कौन सा है? 6। और 3 का संगत कोण कौन सा है? 7। तो ये संगत कोणों के जोड़े हो गए, संगत कोणों के जोड़े। एकांतर कोण किसको कहते हैं? एकांतर कोण होते हैं जो जेड बनाते हैं। एक बार मैं ये स्लाइड क्लियर कर लेता हूं, तो एकदम अच्छे से सुनना। एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण किसको कहते हैं? एकांतर कोण यानी जो जेड बनाए। जैसे यहाँ पे देखना, ये आपको जेड नजर आ रहा होगा, तो 3 का एकांतर 5 है, ये दोनों एकांतर है। वैसे ही 4 का एकांतर कौन है? 6। अंदर वालों में एकांतर होते हैं। 3 का एकांतर 5, 4 का एकांतर 6। बाह्य में भी एकांतर होते हैं। बाह्य एकांतर 2 का एकांतर कौन सा है? 8। और 1 का एकांतर कौन सा है? 7। तो ये अलग अलग कोण क्या होते हैं, इससे संबंधित आपने बात की, और इन नामों को समझने की कोशिश की कि अंतः कोण क्या होते हैं, बाह्य कोण क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारे एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों, वो यहां से पूछा जाएगा, समांतर रेखाओं का तिर्यक। समांतर रेखाओं का जब तिर्यक खींचा जाता है, ध्यान से सुनना, यहां पे ये 2 रेखाएं समांतर हैं। रेखा ए बी और रेखा सी डी समांतर है, और 2 समांतर रेखाओं का जब तिर्यक खींचा जाता है
तो तिर्यक खींचने पर टोटल कोण कितने बनते हैं? 8। और 8 कोणों का आपको नाम नज़र आ रहा होगा। 8 कोणों के अलग अलग नाम है। यहाँ पे ये जो है कोण नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5, 6, 7 और 8। अगर इन 8 कोणों में से किसी एक कोण का मान पता हो ना तो बाकी सारे कोण आ सकते हैं। कैसे आ सकते हैं? जैसे एकदम अच्छे से सुनना। जैसे माना कि ये पहला नंबर कोण दिया हुआ है आपको 70 डिग्री। ये कोण 70 डिग्री है ना, तो यहां पर 4 कोण 70 डिग्री के होंगे और 4 कोण होंगे 110 डिग्री के। अब देखो, सबसे पहली बात, अगर आपको ऊपर नजर आ रहा हो तो ऊपर वाला कोण 1 और कोण 2 कैसे है? रेखिक युग्म कोण है। क्योंकि रेखिक युग्म कैसे है देखना, ये 2 विपरीत किरणें हैं, ये पहली किरण, ये दूसरी किरण, 2 विपरीत किरणें हैं और ये बीच में से एक तीसरी किरण निकल रही है, तो रेखिक युग्म हो गया। रेखिक युग्म है, इसका मतलब दोनों का जोड़ होना चाहिए 180, यानी कोण 1 70 है तो इसके पास वाला कितना होगा? 110 डिग्री होगा, तभी तो दोनों का जोड़ 180 होगा। अब कुछ भी नहीं करना, अगर आप सारे कोण पता करना चाहते हो तो अल्टरनेट लिख दे, यानी ये 110 है तो इसमें अगला कोण जो है, अगला वाला वापस 70 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अगला वाला कोण वापस 110 डिग्री हो जाएगा और चौथा कोण फिर से कितने डिग्री का हो जाएगा? 70 डिग्री का। 110 70 110 70। या वैसे ही यहाँ भी अल्टरनेट चलो, पहला 70 है तो ये इसके नीचे वाला कोण कितना होगा? नीचे वाला 110 डिग्री होगा। वापस ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। अच्छा, वापस ये नीचे वाला कितना हो जाएगा? 110 डिग्री, है ना। तो कोण तो अपन को पता लग गए, 4 कोण 110 है और 4 कोण 70 है, लेकिन इन कोणों के कुछ नाम होते हैं, वो नाम अपन को पता होना चाहिए। और सबसे पहले अपन बात करते हैं संगत कोण। जब भी 2 समांतर रेखाओं का तिर्यक बनता है तो संगत कोण बराबर होते हैं। अब संगत किसको कहते हैं? मैंने आपको क्या बताया? संगत बोलते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड में। लेफ्ट में भी संगत होते हैं और राइट साइड में भी संगत होते हैं। जैसे राइट साइड में संगत देखे तो कोण 1 का संगत कोण होगा 5। जितना कोण 1 होगा उतना ही कोण 5 होगा, दोनों के मान बराबर होंगे। कोण 1 और 5 आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार कोण 4 और 8 ये भी आपस में बराबर होंगे, है ना। जैसे ये देखो, ये पहली समांतर रेखा है, पहली समांतर रेखा का ऊपर वाला कोण दूसरी समांतर रेखा में ऊपर वाला कोण, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। पहली समांतर रेखा का नीचे वाला कोण और दूसरी समांतर रेखा का नीचे वाला कोण, ये भी आपस में बराबर होंगे और इनको संगत कहा जाता है। तो 1 बराबर क्या होगा? 5, कोण 2 बराबर क्या होगा? अच्छा, दूसरी तरफ भी ऐसा ही होता है। जैसे दूसरी तरफ अगर आप ध्यान से देखो तो ये है समांतर रेखा। पहली समांतर रेखा में ऊपर वाला कोण कौन सा है? 2 नंबर। तो दूसरी समांतर रेखा में भी ऊपर वाला कोण कौन सा है? 6 नंबर। तो ये एक दूसरे के संगत होंगे। वैसे ही पहली समांतर रेखा में नीचे वाला कोण, कोण नंबर 3, और दूसरी समांतर रेखा में नीचे वाला कोण, कोण नंबर 7, ये भी एक दूसरे के संगत होंगे और ये आपस में बराबर होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, संगत कोण आपस में समान होते हैं। अच्छा, दूसरा, एकांतर कोण भी आपस में बराबर होते हैं। एकांतर कोण, अब एकांतर कोण कौन कौन से होते हैं? एकांतर में अंतः कोण भी होते हैं और बाह्य कोण। अंतः कोण मतलब ये जो अंदर वाले कोण नजर आ रहे हैं ना, ये 4 कोण अंदर वाले, इनमें भी एकांतर कोण बनते हैं। तो एकांतर अंतः कोण भी हमेशा आपस में बराबर होंगे। बराबर कब होंगे? जब समांतर रेखाओं का तिर्यक खींचा जाएगा। चूंकि यहाँ पे रेखा AB और CD समांतर है और PQ उसका तिर्यक है। देखो, ये दोनों रेखाएं समांतर है और ये तिर्यक है। तो मैंने आपको क्या बोला? अगली लाइन, एकांतर कोण भी आपस में बराबर होंगे। अब एकांतर कोण कौन से होते हैं? देखो, एकांतर कोण ये होते हैं, 3 का एकांतर 5 होगा, मिलके जेड बना रहे। देखो, ये जेड की आकृति बना रहे, इन्होंने मिलके किसकी आकृति बनाई? जेड की। तो ये जो जेड की आकृति बनाने वाली जो कोण है, इधर कोण नंबर 3 किसके बराबर होगा? 5 का। और कोण 4 जो है क्रॉस में बराबर होंगे, 3 5 के बराबर होगा और 4 किसके बराबर होगा? 6 के। इसी प्रकार कोण नंबर 2 कोण 8 के बराबर होगा, लेकिन कोण नंबर 1 किसके बराबर होगा? कोण 7 के। तो ये 2 8 और 1 7 ये है बाह्य एकांतर, लेकिन 3 5 और 4 6 ये आपस में बराबर होंगे, ये है अंतः एकांतर, है ना। तो एकांतर कोणों के युग्म आपस में बराबर होते हैं। अगली काम की बात, एक ही तरफ के कोणों में अंतः कोणों का जोड़ भी 180 डिग्री होता है और बाह्य कोणों का जोड़ भी 180 डिग्री। कहने का मतलब एक ही तरफ, यानी जैसे मैं लेफ्ट में बात करूं तो ये जो 2 अंदर वाले कोण हैं, इन दोनों अंदर वालों का जोड़ 180 डिग्री होगा।
इसी प्रकार दोनों बाहर वालों का जो जोड़ है वो 180 डिग्री होगा, दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। कहने का मतलब इनमें से एक कोण पता है तो दूसरा आ सकता है। जैसे ऊपर वाला 105 डिग्री है तो नीचे वाला 75 डिग्री ही होगा कन्फर्म, क्योंकि दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए, है ना। अब इसी प्रकार दूसरी तरफ भी यही बात ध्यान रखनी है, दोनों अंदर वाले कोण जो है इनका जोड़ कितना होगा 180 डिग्री, और दोनों बाह्य कोणों का जोड़ भी, दोनों बाहर वालों का जोड़ भी कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक ही तरफ के अंतः कोण हो या एक ही तरफ के बाह्य कोण हो, उनका जोड़ 180 डिग्री होता है। यह है अगला महत्वपूर्ण बिंदु। मैं उम्मीद करता हूं आपको यह पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब दो समांतर रेखाएं खींची हुई हो और उसका तिर्यक खींचा हुआ हो, ये है तिर्यक, तो तिर्यक में जो अंतः कोण है, जैसे ये वाला अंतः कोण है, इस अंतः कोण का अर्धक खींचा। अर्धक मतलब ये कोण को आधा आधा बांट रहा है, इस कोण पर एक लाइन, इस पर भी एक लाइन, यानी कोण को आधा आधा बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, कोण का अर्धक। इसी प्रकार दूसरे अंतः कोण का भी अर्धक खींचा, ये है दूसरा कोण, और दूसरे कोण का भी अपन ने अर्धक खींचा। इस कोण पर दो लाइन, इस कोण पर भी दो लाइन, यानी बराबर बांट रहा है, तो ये भी कोणों के अर्धक है। तो कोणों के जो अर्धक है, दोनों अंतः कोणों के अर्धक, अंतः कोणों के अर्धक जहां कटेंगे वहां हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अगर दोनों तरफ अंतः कोणों के अर्धक खींच ले तो आयत बनेगा। कहने का मतलब क्या, जैसे ये इधर के अंतः कोण का अर्धक, इधर दूसरे अंतः कोण का अर्धक, दूसरी तरफ भी तो अंतः कोण है, इस अंतः कोण का अर्धक, और यहां इस अंतः कोण का अर्धक, तो चारों अर्धक मिला के क्या बनाते हैं, आयत बनाते हैं। और इसी प्रकार यदि आपके पास दो समांतर रेखाएं हो लेकिन उसका तिर्यक लंबवत हो, तिर्यक लंबवत रूप में हो, तिर्यक जो है वो लंबवत हो, लंबवत मतलब तिर्यक जो है वो 90 डिग्री के कोण पर काटता हुआ निकलता है, ऐसी स्थिति में आप सारे अंतः कोणों के अर्धक खींचोगे, इस अंतः कोण का अर्धक, इसका भी अर्धक, इस अंतः कोण का अर्धक और इसका भी अर्धक, तब सारे अंतः कोणों के अर्धक मिलकर एक वर्ग का निर्माण करेंगे। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। अच्छा, ये एक और इम्पोर्टेंट प्रमेय है, एग्जाम में कई बार क्या करते हैं, ऐसा प्रश्न पूछते हैं, दो समांतर रेखाएं खींच ली जाती है, बीच में किसी बिंदु से दोनों समांतर रेखाओं को मिलाया जाता है और इधर वाले कोण दे दिए जाते हैं कि ये कोण 40 डिग्री है और ये कोण 60 डिग्री है। तो केंद्र बिंदु पर देखो कोण दिए कौन से है, लेफ्ट लेफ्ट वाले, लेकिन केंद्र पे कोण राइट वाला पूछ ले तो ऊपर समांतर रेखाओं में दोनों लेफ्ट वाले कोण दे दे, और केंद्र पर जहां जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं जो है यहां मिल रही है उस पर राइट वाला कोण पूछ ले, तो ये केंद्र पर राइट वाला कोण दोनों लेफ्ट वाले कोणों के जोड़ के बराबर होता है। यानी ये राइट वाला कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री यानी 100 डिग्री। तो ये नियम है कि आपके पास यदि दो समांतर रेखा हो, दो समांतर रेखाओं में से दोनों को स्पर्श करता हुआ बीच में एक बिंदु है, बीच में एक बिंदु O से दोनों को स्पर्श करने वाली, दोनों को टच करने वाली रेखा बने और दोनों के लेफ्ट वाले कोण बताओ, इसका लेफ्ट वाला कोण X है, इसका लेफ्ट वाला कोण Y है, तो यहाँ राइट वाला कोण जो है केंद्र पर राइट वाला कोण दोनों का जोड़ होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी प्रकार एक और बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जब दो समांतर रेखा हो, बीच में किसी बिंदु O से दोनों समांतर रेखाओं को मिला दिया और आपको दोनों तरफ राइट वाले कोण दे दिए, राइट वाले कोण, यहाँ राइट वाला कोण 110 डिग्री है, नीचे राइट वाला कोण 130 डिग्री है, तो और आपको केंद्र पर लेफ्ट वाला कोण पूछ लिया, भाई इधर लेफ्ट साइड है इधर राइट साइड है, केंद्र पर कोण पूछ लिया इस बिंदु O पर राइट वाला, तो भी यही नियम लगेगा कि यहाँ बनने वाला कोण इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। यानी इधर जो कोण बनेगा वो होगा 110 डिग्री प्लस 130 डिग्री यानी 240 डिग्री। तो ये भी नियम ध्यान रखना है। अगर समांतर रेखाओं के साथ
दो समांतर रेखाओं के में बीच में किसी बिंदु से दोनों समांतर रेखाओं को मिला दें तो समांतर रेखाओं के साथ बनने वाले कोण x और y हो और दोनों कोण राइट साइड में हो तो लेफ्ट साइड में इसी बिंदु O पर बनने वाला कोण दोनों का जोड़ होता है भाइयों। तो ये इंपॉर्टेंट नियम है जो आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। लेकिन भाइयों, आगे बढ़ने से पहले जो लोग आप काम अभी भी नहीं कर रहे हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर लें। आप लोगों के लिए मैं ये सीरीज लेके आया हूं, संपूर्ण रेखा गणित का आप लोगों को निःशुल्क रिवीजन थ्योरी के साथ करवा रहा हूं। मात्र 5 क्लास आप मेरी अच्छे से समझ लेना। 5 क्लासों में इतना अच्छे से समझाऊंगा और उसके बाद मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। लगभग 60 से 80 प्रश्न, कोई भी प्रश्न का प्रकार उसे बाहर नहीं जाएगा। बस जरूरत है तो रेगुलर रहने की और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके मनोबल बढ़ाने की। आगे बढ़ते हैं, चलो अब कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे सामने। बहुभुज क्या होता है? बहुभुज मतलब एक ऐसी आकृति, एक ऐसी बंद आकृति जो कम से कम 3 या उससे अधिक रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति होती है, उसी को क्या बोलते हैं? बहुभुज। रेखाखंड क्यों? क्योंकि बहुभुज में भुजाओं की लंबाई सीमित रहती है और भुजाओं की लंबाई सीमित सिर्फ किस में रहती है? रेखाखंडों में। तो त्रिभुज मतलब 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। 4 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज। 5 रेखाखंड हो जाएंगे तो पंचभुज। 6 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति षटभुज। 7 रेखाखंडों से सप्तभुज। 8 रेखाखंडों से अष्टभुज बनेगा। 9 रेखाखंडों से नवभुज बनेगा। 10 रेखाखंडों से 10 भुज बनेगा, है ना। तो ये अपन ने बात की बहुभुज क्या होता है। आपने कुछ बहुभुज देखे होंगे, जैसे ये 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति है तो ये त्रिभुज है। अगर मैं 4 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति बना दूं तो ये चतुर्भुज हो जाएगा। अगर मैं 5 रेखाखंड 1 2 3 4 और 5 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति बना दूं तो पंचभुज कहलाएगा। इसी प्रकार 6 रेखाखंड 1 2 3 4 5 और 6 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति षटभुज कहलाएगी, है ना। तो ये बात आपको पता होगी, जहां यहां ये भुजाओं की संख्या के अनुसार बहुभुज का नाम बताया हुआ है। अच्छा, एक शब्द होता है उत्तल बहुभुज। किसे कहते हैं? उत्तल बहुभुज मतलब ऐसा बहुभुज जिसके सभी अंदर वाले कोण, बहुभुज में जितनी भुजाएं हैं उतने ही कोण अंदर होंगे, तो अंदर वाले कोणों को कहते हैं अंतः कोण, और सभी अंतः कोण 180 डिग्री से छोटे हो। पंचभुज है तो अंदर 5 कोण बनेंगे, पांचों कोण यदि 180 डिग्री से छोटे हो गए तो वो उत्तल बहुभुज कहलाएगा। जैसे यहाँ पे ये तो है पंचभुज, उत्तल पंचभुज होगा। यहां भुजाएं 6 है तो ये है षटभुज। यहां भी अगर ये उत्तल क्यों है? क्योंकि सब अंदर वाले कोणों का मान, अंदर टोटल कितने कोण है? 6। अंदर वाले सभी कोणों का मान 180 डिग्री से छोटा होगा तो वो कहलाएगा उत्तल बहुभुज। अच्छा, और किसी बहुभुज में 6 बाह्य कोण भी होते हैं। बाह्य कोण का मतलब क्या होता है? किसी भुजा को आगे बढ़ा तो ये बाहर बनने वाला कोण बाह्य कोण कहलाता है। किसी भी भुजा को इसको आगे बढ़ा दो तो ये बाह्य कोण हो गया, इसको आगे बढ़ा दिया तो ये बाह्य कोण हो गया, इसको आगे बढ़ा दिया तो ये बाह्य कोण हो गया, इसको आगे बढ़ा दिया तो ये बाह्य कोण हो गया। जितने अंतः कोण होंगे उतने ही बाह्य कोण होंगे, और प्रत्येक अंतः कोण और बाह्य कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है हर जगह। अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों रेखिक युग्म में होते हैं, इसीलिए अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। क्यों होता है 180 डिग्री? जैसे ये सीधी रेखा है और ये इसी को 2 भागों में बांट रहा है, तो भाइयों दोनों रेखिक युग्म में है, यानी अंदर वाला कोण 120 डिग्री होगा तो बाहर वाला 60 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों का कोण का जोड़ 180 होना चाहिए। जैसे षटभुज है, इसको आगे बढ़ाऊंगा तो बाह्य कोण बन जाएगा। यदि अंदर वाला कोण 110 डिग्री होगा तो बाहर वाला कितना होगा? 70 डिग्री। अच्छा, और अपन बात कर रहे हैं अंतः कोण 180 डिग्री से छोटे हो, सारे अंतः कोण 180 डिग्री से छोटे हो तो वो उत्तल बहुभुज कहलाता है। ऐसे ही हमारे पास एक उदाहरण है अवतल बहुभुज। यदि कोई भी एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा मिल गया ना, तब वह अवतल बहुभुज होगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ इस अंतः कोण को देखो, आधे वृत्त से भी ज्यादा बन रहा है, 180 डिग्री से ज्यादा है। यहाँ इस बहुभुज में इस कोण को देखो, 180 डिग्री से ज्यादा का कोण बन रहा है, वो भी अंदर की तरफ, इसलिए ये दोनों अवतल बहुभुज है।
अच्छा, अब बात करते हैं समबहुभुज। समबहुभुज मतलब ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं भी समान होगी और सभी कोण भी आपस में बराबर हो, तो वो समबहुभुज कहलाता है। जैसे समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और तीनों कोण भी बराबर होते हैं 60-60 डिग्री के, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं, तो तीनों कोण भी बराबर, तीनों भुजाएं भी बराबर, इसीलिए ये समबाहु त्रिभुज है। वर्ग में आपने देखा होगा, वर्ग में क्या होता है, वर्ग में चारों भुजाएं आपस में बराबर रहती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो वर्ग में भी क्या है, चारों कोण भी बराबर है, चारों भुजाएं भी बराबर है, इसलिए वर्ग भी एक प्रकार का समबहुभुज कहलाएगा। अच्छा, समपंचभुज की अगर अपन बात करें, समपंचभुज यानी 5 बराबर भुजाओं वाला बहुभुज, एक भुजा, दो भुजा, ये तीसरी, ये चौथी और ये पांचवी भुजा। समपंचभुज में क्या होता, पांचों भुजाएं बराबर होती है लंबाई में, इसीलिए सब पर बराबर का चिन्ह या सब पर दो दो लाइनें खींची हुई है। सब पर दो दो लाइनें मतलब सबकी लंबाई समान है, साथ में प्रत्येक कोण बराबर होता है और ये प्रत्येक कोण 108 डिग्री का होता है। अब ये कहाँ से आता है 108 डिग्री, इसके लिए आगे हमारे पास कुछ सूत्र आएंगे भाइयों, वो सूत्र हम लोगों को याद करने हैं। समबहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 108 होता है, तो क्या आप बाह्य कोण बता सकते हो? अंदर वाला कोण 108 है तो बाहर वाला 180 में से घटा दो, 180 में से 108 गया, 72 डिग्री बाह्य कोण होता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि समबहुभुज किसे कहते हैं। आगे है विषम बहुभुज। कुछ भी नहीं भाइयों, ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग हो, भुजाएं बराबर नहीं होगी तो विषम बहुभुज कहलाएगा। जैसे आयत में भुजाएं बराबर होती नहीं है, विषम बाहु त्रिभुज में भी भुजाएं अलग अलग लंबाई की होती है, तो ये सब विषम बहुभुज के उदाहरण है। अच्छा, विकर्ण की अगर अपन बात करें, विकर्ण का मतलब क्या होता है, अकर्मागत शीर्षों को जोड़ने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। जैसे आपके सामने एक चतुर्भुज बना हुआ है, इस चतुर्भुज में अगर आप विकर्ण खींचना चाहते हो तो ए को सी से जोड़ दिया और बी को डी से जोड़ दिया, तो ये दोनों विकर्ण हो जाएंगे। ए सी और बी डी किसका काम करेंगे, विकर्ण के। ए सी और बी डी इस चतुर्भुज में विकर्ण का काम करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को विकर्ण क्या होता है ये पता लग गया होगा। यहाँ दो विकर्ण है, एक तो विकर्ण कौन सा है, ए सी, और दूसरा विकर्ण कौन सा है, बी डी। एक चतुर्भुज में हमेशा विकर्ण कितने होते हैं, दो, और विकर्ण कहते हैं किसको है, अकर्मागत शीर्षों को। अकर्मागत मतलब ए को बी से मत जोड़ो, न ही ए को डी से जोड़ो, ए को जोड़ो उसके सामने वाले शीर्ष सी से। अच्छा, अगर अपन विकर्ण की बात करें कि कौन सी आकृति में कितने विकर्ण होते हैं, तो त्रिभुजों में अगर अपन बात करें, त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होते, त्रिभुज में विकर्ण 0 होते हैं। आयत की अगर बात करें, कोई भी चतुर्भुज हो, किसी भी चतुर्भुज में विकर्ण कितने होते हैं, 2 होते हैं, विकर्णों की संख्या 2 होती है। और पंचभुज में विकर्ण कितने होते हैं, पंचभुज में विकर्ण, देखो विकर्ण खींच के देखते हैं इसमें, देखो ये है शीर्ष के नाम रख लेते हैं, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा शीर्ष, ये चौथा शीर्ष और ये पांचवा शीर्ष। अकर्मागत शीर्षों को जोड़ना है, जैसे मैं इस 2 को जोड़ना चाहता हूँ, 1 और 3 से नहीं जोड़ता हूँ, एक तो 5 से जोड़ दिया, एक 4 से जोड़ दिया, तो 2 विकर्ण बन गए। इसी प्रकार इसको किससे जोड़ा, 1 से जोड़ा और 5 से जोड़ा, तो फिर से 2 विकर्ण बन गए। और इस 4 को किससे जोड़ दिया, 1 से, तो अब दूसरा वैसे भी जुड़ा हुआ है, तो टोटल विकर्णों की संख्या कितनी हो गई, 5। पंचभुज में विकर्ण 5 होते हैं, चतुर्भुज में विकर्ण 2 होते हैं, लेकिन त्रिभुज में कोई विकर्ण नहीं होते भाइयों। तो ये विकर्ण कैसे खींचते हैं वो भी अपन ने देखा। मैं इस षटभुज में भी विकर्ण खींच के दिखाता हूँ, अपन गिन लेंगे विकर्ण। जैसे इस शीर्ष से विकर्ण चाहिए तो ई से मत जोड़ो, बाकी सबसे जोड़ दो, तो ये पहला विकर्ण, क्योंकि ई से जोड़ोगे ना तो वो भुजा हो जाएगी। अच्छा, वापस सी से जोड़ा दूसरा विकर्ण, और इधर बी से जोड़ा तीसरा विकर्ण। ए से जोड़ना नहीं है क्योंकि वो भुजा का काम करेगा। फिर जैसे यहाँ से जोड़ना शुरू कर दे, इस ई को डी से मत जोड़ो क्योंकि वो तो भुजा है, ये पहला विकर्ण, 3 विकर्ण पहले बन चुके हैं। इस ई को बी से मिलाया तो दूसरा विकर्ण, इस ई को ए से मिलाया तो ये हो गया तीसरा विकर्ण, तो 3 विकर्ण यहाँ से खींच लिए। अब डी से देखो, डी से ई को मिलाना नहीं है, एफ पहले से मिला हुआ है, डी से ए को मिला दिया,
डी से किसको मिला दिया, बी को, तो ये कितने विकर्ण हो गए, 2। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब सी से विकर्ण खींचे तो सी से एक विकर्ण पहले से निकला हुआ है, 2 निकला हुआ है, तीसरा विकर्ण और निकाल देते हैं। तो यहां से विकर्ण कितना और निकला, 1। अब सबसे देखना यहाँ पे, अब हर शीर्ष से 3 विकर्ण निकलने चाहिए, सब शीर्षों से 3 विकर्ण निकल रहे हैं। टोटल विकर्ण हो गए 3 और 3 6 और 2 8 और 1 9, यानी समषट भुज में विकर्ण कितने हैं, 9। सारे विकर्ण अपन ने खींच के देखे। वैसे विकर्णों की संख्या निकालने का सूत्र भी आगे आएगा, है ना। अच्छा, यहां पे हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, कुछ सूत्र है जो आपको याद करने हैं। किसी भी बहुभुज में अंतः कोणों का योग चाहिए तो उसका सूत्र होता है n-2 गुणा 180। कहने का मतलब क्या है, जैसे आपके पास है पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा, पंचभुज के अंतः कोणों का योग आपको निकालना है। तो इस सूत्र से पता लग जाएगा पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा। कैसे निकलेगा, n की जगह रख दो भुजाओं की संख्या। पंचभुज है तो भुजाएं 5 है, तो 5 - 2 कोष्ठक बंद और गुणा में 180। पंचभुज है, 5 में से 2 गया 3, 3 गुणा 180, 18 × 54, 540 डिग्री होगा। त्रिभुज में भी आप निकाल सकते हो, जैसे त्रिभुज है, 3 में से 2 गया 1 गुणा 180 यानी 180 डिग्री। तो ये है सभी अंतः कोणों का योग निकालने का सूत्र। एक बात आपको ध्यान रखनी है, कैसा भी बहुभुज हो, बाह्य कोणों का योगफल हमेशा फिक्स होता है। बाह्य कोणों का जोड़ सब में 360 डिग्री होता है, फिर चाहे वो त्रिभुज हो, फिर वो चतुर्भुज हो या पंचभुज। और किसी भी आकृति में विकर्णों की संख्या निकालने का सूत्र होता है n गुणा n-3/2। जैसे षटभुज के विकर्ण अपन ने सूत्र से निकालते हैं। षटभुज जो है उसमें विकर्णों की संख्या निकालनी। षटभुज यानी भुजाएं 6 है, तो सबसे पहले n का मतलब 6 इंटू n-3, 6 - 3, 6 में से 3 गया 3 और बट्टा में 2, 2 से 6 कटा 3 बार, 3 × 9, विकर्णों की संख्या क्या होगी, 9। किसी भी बहुभुज के विकर्ण आप इस सूत्र से निकाल सकते हो। आगे है तारा आकृति वाले बहुभुज। तारा आकृति जो होती है ना, ये इस प्रकार के, ये 5 तारे, या फिर ये देखो ये तारा आकृति है, या फिर एक और तारा आकृति आपको बताता हूं, ये है तारा आकृति। तारा आकृति के लिए ये सूत्र अलग है। तारा आकृति में शीर्ष कोणों का योगफल निकालने का सूत्र जो है वो n-4 गुणा 180 है। बाकी सारे बहुभुजों में n-2 गुणा 180 है, लेकिन तारा आकृति में n-4 गुणा 180 होता है। आगे बढ़ते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि मैंने आपको बताई थी वो ये है कि अंतः कोण और बाह्य कोणों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी एक कोण पता है तो दूसरा आ सकता है। कैसे आ सकता है, अच्छा, अंतः कोण और बाह्य कोण में से जैसे बाह्य कोण पता चल गया 50 डिग्री, तो अंदर वाला 180 में से घटा दो, 130 डिग्री हो जाएगा ना। कोई भी कोण चाहिए, जैसे यहाँ एक बहुभुज है, अंदर वाला कोण आपको पता है कि भाई ये 108 डिग्री का है, तो बाहर वाला कैसे आएगा, 180 में से घटा दो, 180 में से 108 गया 72 डिग्री। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों। अंतः कोण और बाह्य कोण का जोड़ 180 होता है। कहने का मतलब 180 में से अंतः कोण को घटाओगे तो बाह्य कोण आ जाएगा, और 180 में से बाह्य कोण को घटाओगे तो अंतः कोण आ जाएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु जिनको अपन पढ़ने की कोशिश करते हैं। इन सारे वीडियोस को भाइयों आप अच्छे से रिवाइज करें, इस पूरी थ्योरी को पढ़ें, क्योंकि मैं आपके सामने 3 या 4 वीडियो में पूरी ज्योमेट्री आपको समझाने जा रहा हूं। इसलिए इसको बहुत अच्छे से आपको वापस रिवीजन भी करना पड़ेगा, और मैं 60 से 80 प्रश्नों में फुल प्रैक्टिस करवा दूंगा। आपको जरूरत है सिर्फ पढ़ने की और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र। अच्छा, अब अपन बात किसकी कर रहे हैं, सम बहुभुज। अच्छा, सम बहुभुज में क्या होता है, प्रत्येक कोण समान होता है और प्रत्येक भुजा भी समान होती है। प्रत्येक कोण समान होता है तो अपने पास सूत्र है जिससे प्रत्येक कोण निकल सकता है। प्रत्येक कोण तब निकलेगा जब सभी भुजाएं और सभी कोण समान होंगे। सम बहुभुज होना जरूरी। सम बहुभुज मतलब सम पंचभुज, सम पंचभुज या सम षटभुज, ऐसा कोई ले लेते हैं, सम षटभुज, है ना। जैसे मुझे सम पंचभुज का
समपंचभुज अपन लेते हैं। समपंचभुज यानी पांचों भुजाएं समान है। भुजाओं की संख्या कितनी है? 5, तो n का मान क्या हो गया? 5। अगर मुझे इसका प्रत्येक कोण पता करना, कोणों का योग नहीं चाहिए, प्रत्येक कोण कितना होगा, तो सूत्र क्या है? कोणों के योग वाला ही सूत्र है और उसके बट्टा में n लगा हुआ है। कोणों के योग का सूत्र क्या होता है? अंतः कोणा का योग n-2 गुणा 180, बट्टा में एक और n लगा दो तो प्रत्येक कोण आएगा। जैसे समपंचभुज, पंचभुज का प्रत्येक कोण निकालना है तो ऊपर हो जाएगा 5-2 गुणा 180 और बट्टा में लगा दो भुजाओं की संख्या 5, 5 में से 2 गया, 3 गुणा 180 बट्टा 5। अच्छा, 5 का भाग यहाँ जाएगा, 5 तिया 15, पीछे बचा 3, 5 छंग 30, 36 तिया 108 डिग्री। कहने का मतलब समपंचभुज में प्रत्येक अंतः कोण 108 डिग्री का होता है। वैसे ही प्रत्येक बाह्य कोण पता करना है तो 360 डिग्री बट्टा n। 360 डिग्री क्या होता? बाह्य कोणों का योग। बाह्य कोणों के योग के बट्टा में n और लगा दिया तो प्रत्येक बाह्य कोण आ गया। तो समपंचभुज का ही प्रत्येक बाह्य कोण निकालना है तो 360 डिग्री में 5 का भाग देंगे, जो जाएगा 72 डिग्री बार। अच्छा, भुजाओं की संख्या कैसे निकलती है? किसी भी आकृति में यदि भुजाएं पता करनी है, कितनी भुजाएं हैं, भुजाएं कैसी आती है? 360 डिग्री में बाह्य कोण का भाग दे दो। जैसे 360 डिग्री में अगर अपन बाह्य कोण 72 डिग्री का भाग देते हैं, 360 डिग्री में 72 का भाग जाता है 5 बार, तो क्या भुजाओं की संख्या फिर से 5 मिल रही है? तो ये 3 सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक अंतः कोण का, प्रत्येक बाह्य कोण का और भुजाओं की संख्या का। उम्मीद करता हूं आप ये सारे सूत्र बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि इस पर आधारित प्रश्न जल्द ही अगले सेशन या उससे अगले सेशन में आपके लिए लेके आऊंगा। तो इस प्रकार हमारे पास अंत में कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं बहुभुजों की। बहुभुजों की क्या विशेषता है कि त्रिभुज और चतुर्भुज अगर इन दोनों को छोड़ दें तो बाकी सब में हमेशा अंतः कोणों का योगफल बाह्य कोणों के योगफल से ज्यादा ही होगा। इन दोनों में अपवाद रहते भाई, अंतः कोणों का योगफल हमेशा ज्यादा होगा बाह्य कोणों से, लेकिन त्रिभुज चतुर्भुज को छोड़ दे। इनको छोड़े क्यों? त्रिभुज में आपको पता होगा, त्रिभुज में क्या होता है? अंतः कोणों का जोड़ तो कितना होता है? 180 डिग्री, लेकिन उसी त्रिभुज में बाह्य कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। तो क्या आपको अंतः कोणों का जो योगफल है वो बाह्य कोणों के योगफल का आधा नजर आ रहा है? बिल्कुल। तो त्रिभुज में अंतः कोणों का जोड़ बाह्य कोणों के जोड़ का आधा होता है। और चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है? चतुर्भुज में बाह्य कोणों का जोड़ भी 360 डिग्री होता है और अंतः कोणों का जोड़ भी कितना होता है? 360 डिग्री। यानी बाह्य कोण और अंतः कोण दोनों का जोड़ क्या रहता है? समान। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF जरूर डाउनलोड करना, जिससे आप लोग पूरी रेखा गणित का बढ़िया रिवीजन कर लेना मेरा भाइयों। आगे अगले लेक्चर में आपके सामने त्रिभुज और चतुर्भुज से संबंधित सारी विशेषताएं लेके आऊँगा और जिसमें से एग्जाम में 100% सवाल पूछा जाएगा भाइयों। तो दिल थाम के बैठिए और अपनी तैयारी जोरों शोरों से करिए और अपना रिवीजन बहुत ही अच्छे से करें। जल्द ही फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ दोस्तों। तब तक आप वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को अधिक से अधिक शेयर कर लें। धन्यवाद दोस्तों।